किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों की निष्ठा का किया जिक्र। कहा, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं देश के किसान। पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 400 निर्वाचित प्रतिनिधि लाल किले पर आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बने। केंद्र सरकार के इस पहल ने एकता तथा साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का किया शुभारंभ। किसानों के साथ किया संवाद। कहा, कृषि को आधुनिक बनाने के साथ खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। और मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की है संभावना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित किया। ऐतिहासिक लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों की निष्ठा का जिक्र किया। आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एनपीएसएस के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से अपनी फसलों का बचाव कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमको उत्पादन बढ़ाना है। अभी भी हमारा उत्पादन दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कई चीजों में कम है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अन्न के भंडार भर रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी चीजें हो सकती हैं सरकार वो सब कर रही है। इस अवसर पर शिवराज चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों से भी बातचीत की। हमारा संकल्प है कि किसी भी हालत में हम उत्पादन बढ़ाएंगे भी, उत्पादन की लागत घटाएंगे भी, और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार को करें। कृषि का विविधीकरण, केवल गेहूं धान नहीं, गेहूं धान भी पैदा करेंगे, लेकिन फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी और उसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करने का मन में इरादा है, ताकि किसान फायदा उसको ज्यादा हो और सुखी और समृद्ध हो।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विज्ञान का फायदा तुरंत किसानों को मिले, इसके लिए महीने में एक दिन किसानों की बात कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उनने ही हमें कहा था एक दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे। सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे, किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाएगा। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर से पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 400 निर्वाचित प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित लाल किले में एकत्रित हुए। केंद्र सरकार की अगुवाई में शुरू की गई इस पहल ने ग्रामीण भारत की धड़कनों को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाया और एकता तथा साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। लाल किले का प्रांगण भारत की विविधता के जीवंत कैनवस में बदल गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक पोशाक पहनी थी। तिरंगे और देशभक्ति के साझा उत्साह से एकजुट इन जमीनी नेताओं ने विविधता में एकता का सार प्रस्तुत किया। पंचायत प्रतिनिधियों को दिए गए इस अभूतपूर्व निमंत्रण ने पूरे देश में जमीनी स्तर पर शासन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। ये ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी अपरिहार्य भूमिका को मान्यता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता के 78वें वर्ष में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, इस ऐतिहासिक समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी समावेशी विकास और सतत विकास की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.2 को लॉन्च किया। ऐप के नए संस्करण में अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी केंद्रों से संबंधित जानकारी को जोड़ा गया है। इसके साथ ही इन निगरानी केंद्रों की कुल संख्या 592 हो गई है। इसके अलावा ये संस्करण देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, जो उनके निचले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझाने में सहायता करेगा। इस ऐप की उपयोगिता पर केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CWC के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये ऐप आपने लॉन्च किया है, ये पिछली बार से कितना अलग है और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें जोड़े गए? 392 हमने नए स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशन है वो उसमें फ्लड की फोरकास्टिंग नहीं होती, लेकिन लेवल बताते रहते हैं लगातार। वहाँ पे डेंजर लेवल और वार्निंग लेवल लगे हुए हैं, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं। इसके अलावा हमने 200, हमारे पास 150 जो हैं वाटर बॉडीज़ इन द रिजर्वायर्स इन द कंट्री, जो डैम्स हैं उनके रिजर्वायर्स हैं, उनका डाटा भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया। उनके लेवल्स क्या हैं, उनकी लाइफ स्टोरेज कितनी चल रही है, ये सब हमने इसमें इंटीग्रेट किया। और तकरीबन 150 जो हमारे रिजर्वायर लगातार मॉनिटर हम करते हैं, जिनको हमने इसमें इंटीग्रेट किया है, वो तकरीबन देश की 70% अगर आप लाइव स्टोरेज की बात करें तो उसको कवर करते हैं। सो इसका मतलब पूरे पैन इंडिया हमने इसको स्कैटर किया हुआ है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं, अगर ग्लोव के अलावा भी बात करें तो? कुछ ऐप्स पे और भी काम कर रहे हैं, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उनके साथ मिलके अहमदाबाद हम लोग कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ को हम रिमोट से मॉनिटर कर पाएँ। ये तो 150 बड़ी हैं, लेकिन छोटी जो हैं रिजर्वायर नेचुरल हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट हैं, उन सब के वाटर लेवल की स्थिति क्या होगी, उन सबको जोड़ के देखना अगर हम चाहें तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एक नया व्हाट वी से प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मॉडलिंग के थ्रू, जिससे हमें ये पता चले कि पूरे उनके अंदर सरफेस एरिया तो हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम उस सरफेस एरिया को भी लिंक करना चाह रहे हैं कैपेसिटी से। हम ग्लोव की बात भी कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे हैं? 902 के करीब अभी ग्लेशियर लेक एंड वाटर बॉडीज़ हिमालयाज़ में है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसको हम आगे 2500 तक, हमारा विज़न है कि आगे 2 साल में हम लोग 2500 तक कर लेंगे। और वर्चुअली मैक्सिमम जो हमारी पॉसिबल ग्लेशियर लेक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम इसको रिस्क असेसमेंट के तौर पे एक फैक्टर्स का
फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सभी स्टेक होल्डर से हम लोग बहुत जल्दी कंसल्टेशन करने वाले हैं। उनके साथ मिलके हम लोग एक रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है उसकी मेथोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो अगर हो जाती है तो हम एक रिस्क एनालिसिस इन सबको दे के एक रिस्क का फैक्टर जो है इनको असाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्क में आ रही हैं, कौन सी ग्लेशियर लेक्स अभी रिस्क में नहीं है। तो जो फ्लड जिस प्रकार से देश भर में आते हैं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जा सके और देशवासियों को भी किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, टूरिस्ट की किस प्रकार से हेल्प की जा सके, उसके लिए जो फ्लड जो वॉच करके इंडिया करके जो 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, निश्चित तौर पर ये कारगर कदम साबित हो सकता है। और CWC को पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। कैमरामैन गौरव के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। देश का कृषि मंत्रालय देश भर में 24 FPO मेलों का आयोजन कर रहा है। इनका उद्देश्य कृषि उत्पादक संगठनों के जरिए कृषि उद्योग को बढ़ावा देना है। आइए इस वीडियो के जरिए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृषि। भारतीय कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से SFAC पूरे देश में 24 FPO मेलों का आयोजन कर रहा है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य है किसान उत्पादक संगठनों FPOs को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और मार्केटिंग के नए अवसर प्रदान करना। इन मेलों में आप ताजे फल, सब्जियां, अनाज और हर्बल उत्पाद सीधे किसानों से खरीद सकते हैं। यह आपके लिए एक शानदार मौका है बेहतरीन उत्पादों को सीधे किसानों से प्राप्त करने का और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता देने का। मेलों का आयोजन 16 से 18 अगस्त तक रांची, झारखंड के मारवाड़ी ग्राउंड, हरमू रोड पर और संगरूर, पंजाब के ग्रेन मार्केट के अंदर होगा। इस अवसर का लाभ उठाइए, हमारे किसानों का समर्थन कीजिए और उनके उत्पादों का आनंद लीजिए। आपका समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। और देश भर में हो रही बारिश से कहीं मौसम सुहाना है तो कहीं बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, केरल और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर 17 अगस्त तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी 21 अगस्त तक भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कोंकण और गोवा में छिटपुट वर्षा के आसार हैं। वहीं अगले 7 दिन तक महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। 19 से 21 अगस्त तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ फिलहाल मानसून एक्टिव है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त तक दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी रहेगा। कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीधर चौधरी ने कृषि डिसीजन स्पोर्ट्स सिस्टम पोर्टल का विमोचन किया। इस पोर्टल से कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यापक डेटा मिलेगा, जिसमें नवीनतम तकनीक के माध्यम से मौसम की जानकारी सहित फसलों के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। के अवसर पर अभी कृषि DSS पोर्टल का अभी जो शुरुआत की गई है, ये इस देश के अन्नदाताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कृषि DSS अपनी तरह का एक भू-स्थानिक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशयों के भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सहित व्यापक डेटा तथा सहज पहुंच प्रदान करेगा। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत में साल दर साल दालों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है।
हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसमें दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मसूर की पैदावार के ताज़ा आंकड़े आए हैं। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान अरहर और मसूर की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की पैदावार 33.85 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल से तकरीबन 0.73 लाख मीट्रिक टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान अरहर की उपज 33.12 लाख मीट्रिक टन रही थी। बात मसूर की करें, साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की पैदावार 15.59 लाख मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार करीब 1.95 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हो सकती है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 1,32,147 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 1,44,703 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन की निर्यात में 12,556 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें दलहन को लेकर ये कहा गया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाएगी। भारत में साल 2023-24 के दौरान तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली की पैदावार सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात में देखने को मिली है। वहीं बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 395.93 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तिलहनी फसलों की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान कुल सरसों की पैदावार 131.61 लाख टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की पैदावार से 5.18 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की उपज 126.43 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान कुल सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की पैदावार 102.89 लाख टन के पार जा सकती है। अरंडी की उपज में 19.13 लाख टन, तिल की पैदावार 8.11 लाख टन, सूरजमुखी की उपज 1.69 लाख टन, जबकि अलसी के बीज की पैदावार 1.19 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। अगर बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर घाटी के समशीतोष्ण इलाकों में
किसान धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में शलगम और गाजर की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली में किसान सभी दलहन फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही इस समय बरसाती भिंडी और अरबी की बुवाई की जा सकती है। बिहार में अरहर की बुवाई इस मौसम में की जा सकती है। ओडिशा में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। असम के किसान बाजरा, तिल, अरहर, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। वहीं मेघालय में किसान लोबिया और साली धान की बुवाई कर सकते हैं। नागालैंड में किसान राजमा की पकी फलियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही साथ यहां किसान इस समय मक्का और सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। मणिपुर में इस समय धान और कोल फसलों की बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में इस समय बैंगन, फूल गोभी और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। वहीं गुजरात में इस समय मिर्च, बैंगन, टमाटर और अरंडी के पौधों का रोपण किया जा सकता है। महाराष्ट्र के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। तेलंगाना के किसान मक्के के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तमिलनाडु में मक्का, मूंगफली, लौकी, करेला और खीरे की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी या भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वहां पहुंचकर अटल जी को नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल पर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को नमन किया। पीएम ने अटल जी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई भजन प्रस्तुतियां हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो ने अपनी तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV-D3 के माध्यम से EOS 8 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या के बाद IMA यानी भारतीय चिकित्सा संघ ने 24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने हाथों में वी वांट जस्टिस पोस्टर लेकर कैंपस में नारे लगाए और कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। फिल्म जगत भी कोलकाता की घटना से स्तंभ है। सभी महिला डॉक्टर्स के लिए न्याय मांग रहे हैं। अभिनेत्री अलिविया सरकार ने कहा कि हमारे पास कहने को शब्द नहीं हैं और हम न्याय चाहते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में हाई कोर्ट सख्त, बताया राज्य सरकार की बड़ी नाकामी। हाई कोर्ट ने कहा न संभल पाने की स्थिति में क्यों न बंद कर दिया जाए अस्पताल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी आदित्यनाथ लगातार 7 वर्ष 148 दिनों तक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले सबसे लंबे कार्यकाल का ये रिकॉर्ड मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।